आदाब दोस्तों, जय हिंद, जय गांधी देश। दोस्तों महिला आरक्षण बिल लोकसभा में जो सरकार ने पेश किया था वो गिर गया। हालांकि ये महिला आरक्षण बिल नहीं था, सरकार की जो भारतीय डेमोक्रेसी को ख़राब करने की, ख़त्म करने की एक साजिश थी। और किसी न किसी तरह ये न केन प्रकरण जो कि मुद्दा ऐसे चला आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस इस देश पे कब्जा करना चाहती है। वही गणित था कि 543 सीटों को कर दिया जाए 33% महिला आरक्षण की आड़ में लेकर 850 सीटें 850 कर दिया जाए। जो भाजपा के प्रभुत्व की सीटें हैं, वो राज्य हैं, वह सीटें बढ़ा दी जाए और दूसरे राज्यों में कम कर दी जाए। नॉर्थ ईस्ट का भी यही गणित है कि उत्तर भारत में तेज़ी से आबादी बढ़ी है 20%, और साउथ में जो कि पॉपुलेशन वहाँ की है वो एजुकेटेड है, हायर एजुकेटेड है, तो वहाँ केवल 4% आबादी बढ़ी, तो सीटें वहाँ नॉर्मली कम होगी और इनके ऊपर बढ़ जाएगी। ये गणित भारतीय जनता पार्टी के और संघ परिवार के अंदर था कि इस तरीके से वो कई जो समीकरण साध सकते थे। जो उत्तर भारत में हिंदी बेल्ट है वहाँ अपना प्रभाव जता सकते थे, और साउथ में जहाँ हिंदू बहुमत में नहीं है वहाँ दूसरी कम्युनिटीज़ अपने आप को जो कहती है कि हम अलग हैं, या ईसाई हैं या कुछ और हैं, लिंगायत हैं, जैसे वो जो अपने आप को हिंदुओं से अलग बताते हैं वो हैं, तमिल हैं, तो वहाँ अनुपात कम हो जाता। इसको राहुल गांधी ने इस देश की रक्षा के लिए, इस देश की जो सार्वभौमिकता और एकता के लिए, इस देश का जो हमारा धर्मनिरपेक्ष ढांचा है, सेकुलर ढांचा, डेमोक्रेटिक ढांचा हमारा है, इसको मजबूत बनाए रखने के लिए सबोटाज कर दिया। राहुल गांधी इस बात को पकड़ गए थे और इस बात को लेके उन्होंने लोकसभा में विपक्ष के साथ मिलकर, सारे विपक्ष ने इसे प्रधानमंत्री के इस मुद्दे को या अमित शाह के इस मुद्दे को ख़त्म कर दिया हमेशा के लिए। अब वो तिलमिला रहे हैं। प्रधानमंत्री की तिलमिलाहट 2 दिन पहले, जो कल परसों राष्ट्र के नाम संबोधित किया उन्होंने 8 बजे रात को, जैसे कि उनकी आदत है टीवी पे, और वहाँ वो अपना रोना लेके बैठ गए। अब वहाँ उतने झूठ पे झूठ महिला आरक्षण विधेयक की आड़ लेकर कि महिलाओं का जो आरक्षण होने नहीं दिया, बिल को नाकाम कर दिया, महिलाओं का अपमान किया, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तक को घसीट लाए कि उनका अपमान किया, महिलाओं का अपमान किया। महामहिम का नाम लाना राजनीति में एक गलत दिशा में जाना है, लेकिन जो लोग निचले स्तर की राजनीति करते हैं वो ये कर सकते हैं, और वो दिखा दिया इन्होंने। दरअसल मुद्दा ये नहीं था, ये मुद्दा तो आपको बता दिया हमने। मुद्दा दरअसल महिला आरक्षण विधेयक की आड़ में अपना डेमोक्रेटिक जो डेमोग्राफी है लोकसभा की, उसको खराब करना चाहते थे, अपने पक्ष में करना चाहते थे, और ये सोचा कि देश बेवकूफ़ है। अब उसके बाद प्रधानमंत्री ने और झूठ कांग्रेस पे लगाए, बोले जब, मतलब ये सोचते हैं कि जो ये बोलेंगे लोग इन्हें, जैसे इनके नॉन बायोलॉजिकल है और ये सब चीज़ सच, जनता इनको जो कहेगी ईश्वर का वरदान और भगवान के आशीर्वाद समझ के, भगवान के वचन समझ के स्वीकार कर लेगी। अब ये कहते हैं आधार कार्ड कांग्रेस ने विरोध किया। आधार कार्ड का सबसे पहले जो कांग्रेस लेके आई थी, और विरोध करने वाला कौन था? विरोध करने वाला गुजरात का मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी था, जब ये मुख्यमंत्री थे, और चुनाव में इन्होंने आधार का विरोध किया, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा। जीएसटी का सबसे पहले विरोध कौन किया था? जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार सुधार लेके आई, जब उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी को पूरी दुनिया में सराहा जा रहा था, जब पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी थी, उस वक्त नरेंद्र मोदी, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह को पूरी दुनिया ने अप्रिशिएट किया, सराहा, और उनकी नीतियों को अपनाया कई देशों ने। तो जीएसटी का जो रिफॉर्म का था, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह लेके आए, ये कहते हैं हम लेके आए। उसके अलावा देखिए ये क्या क्या झूठ बोलते हैं। ये पेटीएम के बारे में कहते हैं, डिजिटलाइजेशन के बारे में कहते हैं, डिजिटल करेंसी के बारे में कहते हैं, वो भी कांग्रेस लेके आई डॉक्टर मनमोहन सिंह के राज में। अब ये कहते हैं आरटीजीएस, देखिए आरटीजीएस के बारे में भी झूठ बोले, आरटीजीएस कांग्रेस लेके आई, डॉक्टर मनमोहन सिंह के राज में हुआ ये सब कुछ है। जो आज आरटीजीएस का काम होता है, बैंक जो डिजिटल बैंकिंग का काम शुरू है, ये कांग्रेस के राज में हो गया था। अब ये कहते हैं हमने किया, मतलब झूठ इतना बोलेंगे, कहेंगे मोबाइल हम लेके। तो भाई मोबाइल सबसे पहले हिंदुस्तान में लाने वाला कौन था? जनता जानती है ना, डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, राजीव गांधी थे, या नरेंद्र मोदी थे। मतलब झूठ इस तरीके से बोलो कि पूरी दुनिया बेवकूफ़ है, पूरा हिंदुस्तान बेवकूफ़ है, ये समझते हैं। खासतौर से नरेंद्र मोदी जब बोलते हैं, इनको जो पीएमओ में बैठ के लिख के देते हैं ना स्पीचेस, वो इनको फैक्ट चेक करके नहीं देते क्या?
मतलब जो भी उलझुलूल बोल लिखते हैं वो ये बोल देते हैं, मतलब इनको उलझुलूल बोलना है, इनकी भद्द पिटवाना चाहते हैं क्या? इनका पीएमओ इनकी भद्द पिटवाना चाहता है देश के प्रधानमंत्री की। हमारे प्रधानमंत्री इस देश के प्रधानमंत्री हैं। हालांकि दुनिया में इनकी छवि कैसी बन गई है, क्योंकि देखिए इन्होंने जिसको दोस्त किया, दुनिया उन्हें ड्रैकुला कहती है, उन्हें राक्षस कहती है। चाहे अब वो साबित भी हो गए, जैसे माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप। आज डोनाल्ड ट्रंप की स्थिति क्या है? दुनिया का सबसे मक्कार और झूठा आदमी वहां की जनता कह रही है कि डोनाल्ड ट्रंप है, और हमारे प्रधानमंत्री के दोस्त थे। उसके लिए इन्होंने कोरोना के टाइम में 1.5 लाख लोगों को इकट्ठा किया। कहाँ? सरदार पटेल स्टेडियम गुजरात में। मतलब देश के साथ खिलवाड़ किया। उसके बाद कोरोना तेजी से फैला, लेकिन इन्हें ट्रंप को वहाँ ले गया। और फिर एक प्रधानमंत्री, किसी भी देश का राष्ट्राध्यक्ष, वो एक प्रचारक की तरह, किसी पार्टी के प्रचारक की तरह जाते हैं और वहाँ जो NRIs हैं उनके बीच में अब की बार ट्रंप सरकार। गजब है यार। वह हाउडी मोदी के नारे लगवाते हैं, जो अपने तरफ से उन्होंने जो बनाया, उनका कृत्रिम तौर में बनाया हुआ एक आवरण। गजब है। अब की बार ट्रंप सरकार। कांग्रेस ऐसा कभी करती नहीं। कांग्रेस के किसी नेता ने ऐसा कहा। कांग्रेस के नेताओं की स्थिति जानते हैं ना। इंदिरा जी के लिए विंस्टन चर्चिल हो, रोनाल्ड रीगन हो, क्या सम्मान था इंदिरा जी के लिए। आपको पता है रोनाल्ड रीगन के टाइम में राजीव गांधी जब प्राइम मिनिस्टर बने थे तो छाता लेके उनके ऊपर रख लिया था। धूप थी तो गाड़ी में, व्हाइट हाउस से बाहर निकल के गाड़ी में बिठाए तक छाता पकड़े रहा था ऐसे रोनाल्ड रीगन ने। रोनाल्ड रीगन वो शख्सियत थी जिसके आसपास भी ट्रंप फटकते नहीं। और गुटनिरपेक्ष आंदोलन खड़ा करके दिखा दिया था 57 देशों का। जब दुनिया 2 भागों में बट रही थी, रूस और अमेरिका, तो इंदिरा गांधी ने, और दुनिया के बड़े देशों को साथ लेके इंदिरा गांधी ने किया था ये। मतलब इस तरीके से मिट्टी का आवरण लगा के, लेप लगा के, PR बैठा के, और अपने आप को नंबर 1 सिद्ध करना चाहते हैं। दुनिया ने दिखा दिया। अब दूसरे पे आते हैं। दूसरा नेतन्याहू, क्योंकि RSS और इजराइल की दोस्ती तो पहले ही पता था। और RSS पता नहीं क्यों, हम समझते थे क्यों दोस्ती रखती है इजराइल से। इजराइल जो यहूदी है वो फ़िलिस्तीन पे जुल्म कर रहा है, लाखों फ़िलिस्तीनियों को मार चुका है, जिसके लिए अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि फ़िलिस्तीनियों की ज़मीन पर कब्जाधारी है इजराइल, छोड़ना पड़ेगा। उनके लिए हमदर्दी RSS रखता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज़्यादा बढ़कर हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं इजराइल, वहाँ कहते हैं भारत इट्स अ मदरलैंड और इजराइल माय फादरलैंड। ओहो ओहो, बाप बना लिया इजराइल को। अब हमारे प्रधानमंत्री की ये जो बयान है, कौन लिख के देता है? इतनी भद्द हमारी क्यों पिटवाते हैं ये हिंदुस्तान की। और वो हाल ये देखिए, ट्रंप को ये दोस्त कह रहे थे, तो ट्रंप ने भारतीयों को जो वहाँ काम करने गए थे, मजदूर NRIs जो थे, उनको जो जेलों में ठूस दिया, और फिर जब भारत डिपोर्ट किया उन्हें, तो बेड़ियों में जकड़ के डिपोर्ट किया उनको। देखा था ना आपने, सब कुछ देखा था। ये स्थिति थी हमारी। अफसोस होता है। और फिर हम मोदी 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 के नारे लगाए। गजब। और ये अब महिला आरक्षण का बिल लेके आए हैं। अरे महिला आरक्षण का, और हाँ, मैं ये भूल ही गया था आपको बताना कि महिला आरक्षण का बिल जो था वो तो 2023 में नरेंद्र मोदी पास करवा चुके हैं। हालांकि महिला आरक्षण के ऊपर मैं आपको 2 बात कहना चाहता हूँ। पहले कि सबसे पहले कांग्रेस के जो संस्थापक थे, डॉक्टर जो मोतीलाल नेहरू वकील थे, नेहरू जी के पिता थे, इंदिरा जी के दादा थे, उन्होंने सबसे पहले अध्यक्ष के नाते कांग्रेस में 1931 में महिलाओं को आरक्षण दिया और महिलाओं की स्थिति कांग्रेस में अनिवार्य की। उसके बाद नेहरू जी ने सरकार बनी तो नेहरू जी ने इस चीज़ को बढ़ाया। सुचेता कृपलानी जैसी को आगे लेके आए, और उसी नीति के तहत सरोजिनी नायडू जो थी वो आगे आई, और अरुणा आसफ अली आगे आई। बहुत सी ऐसी महिलाएं जो इन्होंने काम किया था सरकार में शुरुआती दौर में तब। और फिर उसके बाद राजीव गांधी पंचायती राज लेके आए। पंचायती राज विधेयक में नगर निगम और नगर निकाय में और पंचायतों में महिलाओं को, हमारी गृहिणियों को सबसे पहले सरपंच पंच बनाया गया।
नगर पालिकाओं में, नगर परिषदों में पार्षद महिलाएं आई, उसके बाद विधानसभाओं में 33% आरक्षण की बातें हुई, सीटें, ये नरेंद्र मोदी ने नहीं किया। मतलब इतना झूठ बोलोगे यार, आप इतना झूठ बोलोगे, जनता बेवकूफ़ है, सुनती जाएगी तुम्हारी की। मतलब जो बोलते हो, प्रधानमंत्री जब भी आते टीवी पे रो के दिखा देते हैं। अरे भाई, कोई प्रधानमंत्री कांग्रेस का रो के दिखाया है? किसी प्रधानमंत्री की आंखों में आंसू है? कोई रुआसा हुआ है? लेकिन लॉकडाउन में यही प्रधानमंत्री थे, रोने लग गए थे। हमारे प्रधानमंत्री को लोह पुरुष कहते हैं, आयरन लेडी कहते हैं। गजब है। राजीव गांधी को विजन मैन कहते थे, युग पुरुष कहते थे, एक ऐसा व्यक्ति जो 21वीं सदी का सपना देखता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह को दुनिया का सबसे बड़ा उदारवादी और आधुनिक नीतियों को और वित्त व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान उन्हें प्राप्त था। लेकिन आज प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? एक इनके पास कुछ नहीं है, करने को कुछ नहीं है, नैरेटिव फैलाना है मुसलमानों के विराट। जहाँ जाएंगे, अभी बंगाल में और असम में आपने देखा, फिर वही हिंदू मुसलमान। किस देश का प्रधानमंत्री अगर हिंदू मुसलमान पे उतर आए तो फिर आप उस देश को क्या समझते हैं? ये वो भाषा बोलते हैं जो हेमंत बिस्व शर्मा, जो योगी आदित्यनाथ जो भाषा बोलता है, तो ये भाषा प्रधानमंत्री से उम्मीद नहीं की जा सकती ना भाई। एक मुख्यमंत्री तो जो, क्योंकि वो एक राज्य को रिप्रेजेंट करता है और फिर उसकी स्थिति एक राष्ट्रीय नेता की, राष्ट्रनायक की नहीं होती, सीएम की। लेकिन प्रधानमंत्री की स्थिति जो तस्वीर होती है वो राष्ट्रनायक के तौर पे होती है, वो सबका प्रधानमंत्री होता है। लेकिन यहाँ प्रधानमंत्री स्वयं हिंदू मुसलमान करने लग जाते हैं। क्यों? गलत तो नहीं कह रहा मैं, यही हो रहा है हिंदुस्तान में भाई। वो जो भक्त हैं वो तालियां बजाते हैं, लेकिन अब कई भक्तों की आंखें खुल गई है। मेरठ में जो अभी हुआ, विध्वंस हुआ, हिंदुओं के मार्केटों की मार्केटें उड़ा दी। ये सोचते थे कि हम, जब मुसलमानों के घरों पे बुलडोजर चलता था बड़े खुश होते थे, आज हिंदुओं के घर पे बुलडोजर चलता तो रोने लग जाते हैं, भक्त रोने लग जाते हैं। गजब यही है। योगी आदित्यनाथ की भाषा ही देख लो। बंगाल में जाकर मुसलमान कहता है मौलवी मुल्ले जो ये सड़कों पर झाड़ू निकालेंगे जब हमारी सरकार। अभी तुम्हारी सरकार आएगी तब ना। ठीक है, कांग्रेस नहीं आएगी वहाँ, लेकिन वहाँ ममता दीदी जरूर आएगी, ये सबको पता है। वो ठीक कर देगी सबको बंगाल में, और हम चाहते हैं। और आसाम में अब जो परिवर्तन का दौर आ रहा है, जो आसाम में असंवैधानिक रूप से कृत्य किए हैं, जैसे कि हेमंत बिस्व शर्मा के सारे आ गए आंकड़े, उनकी बीवी के पास कहते हैं 3 पासपोर्ट है। अब चुप है, क्यों है प्रधान? बिल्कुल हेमंत बिस्व शर्मा चुप है। चुनाव हो चुका है वहाँ, लेकिन सरकार, अब क्या होगा? सरकार जब दिन बदलेंगे सब कुछ बदलेगा। संविधान तो अपनी जगह है ना, संविधान के कलंकियों को सजा जरूर मिलेगी। खैर, हम आ रहे थे प्रधानमंत्री की भाषा पे। प्रधानमंत्री ने कल जो भाषण दिया था उसमें उन्होंने जिस तरीके से झूठ बोले वो हद दर्जे के झूठ थे। मतलब ये सोचते हैं कि हम बोले जाएंगे और फैक्ट चेकर चेक करें। मतलब पीएमओ में जो लोग बैठे हैं वो फैक्ट चेक करके प्रधानमंत्री की स्पीच नहीं बनाते क्या? खैर, चलते जाइए। मैंने कहा था जी, इस दौर में भी तमाशाए अहले करम देखते हैं, मदारी का खेल और जमूरों का दम देखते हैं। जय हिंद, जय गांधी देश।